हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों और घायलों की पूरी मदद का ऐलान किया। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान के बावजूद झालावाड़ में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सरकारी स्कूल के मलबे में दबकर 7 बच्चों की मौत होने के बाद मानो पूरा झालावाड़ गुस्से की आग में जल उठा। गुस्साए लोगों ने पिपलोदी गांव के नजदीक गुराड़ी चौराहे पर सड़क जाम कर धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद भड़के हुए लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। गांव के लोगों ने इस हादसे के लिए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के साथ हादसे में मरने वाले बच्चों के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग की। लेकिन धरना प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ गया। धरना दे रहे लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प हो गई। गांव के लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दिया। पुलिस वाले जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। जिस गली की तरफ पुलिस वाले अपनी गाड़ी छोड़कर भागे थे, उसी तरफ कुछ लड़के पथराव करते दिखे। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम लाठियां भांजते हुए लौटी और पथराव और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की टीम गुराड़ी चौराहे पर उस जगह पहुंच गई जहां गांव के कुछ लोग धरने पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें समझाने और उनसे धरना खत्म कर देने की अपील की। सरकारी स्कूल के मलबे में दबकर बच्चों की मौत पर झालावाड़ जिला अस्पताल के बाहर भी बवाल हुआ। अस्पताल के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा निकाला। पुलिस आप जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से, मत दिखो, आप तो मुसीबत कर रहे हो। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने सभी लोगों को वहां से जबरन उठा दिया और गाड़ियों में बैठाकर थाने ले गए। हालांकि बाद में खबर आई कि पुलिस ने अस्पताल के बाहर से हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया। सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की मौत पर मानो पूरा झालावाड़ धधक उठा। हादसा उस वक्त हुआ जब मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए एक जगह इकट्ठे हुए थे। हादसे में घायल स्कूल के एक कर्मचारी के मुताबिक सुबह के वक्त बारिश हो रही थी। इसकी वजह से स्कूल की पुरानी इमारत की छत भरभरा कर गिर गई और बच्चे मलबे में दब गए। हादसे के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया और गांव के लोग चीखते चिल्लाते हुए सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। स्कूल की इमारत गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बिना वक्त गंवाए मलबा हटाकर बच्चों को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। कोई वहां इकट्ठा मिट्टी को हटाता दिखा तो किसी ने ईंटों को हटाकर उसके नीचे दबे बच्चों को निकालने की कोशिश की। चीख पुकार के बीच कुछ महिलाएं वहां बुरी तरह रोती बिलखती दिखी। वहां पहुंचे कुछ लोग इस बात पर गुस्सा निकालते दिखे कि हादसे में स्कूल के स्टाफ के किसी व्यक्ति या टीचर को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मिट्टी खोदने वाली एक मशीन मंगवाई गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। मलबे के नीचे से निकाले गए घायल बच्चों को बिना वक्त गंवाए अस्पताल भेजा गया। हादसे में घायल स्कूल के एक कर्मचारी ने बताया कि जो इमारत गिरी वो काफी पुरानी हो चुकी थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे की वजहों की जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के आदेश भी दे दिए गए। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े गहनों की एक दुकान में लूटपाट कर सनसनी मचा दी। चौंकाने वाली बात यह रही कि बदमाशों ने लूटपाट के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी और ऑनलाइन ऐप ब्लिंकिट की ड्रेस पहनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 6 मिनट के अंदर दोनों बदमाश गहनों की दुकान से 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोना और 20,000 रुपए लेकर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक लूट की घटना दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। दावा किया गया कि दोनों बदमाश बाइक से दुकान के बाहर पहुंचे थे और फिर सिर पर हेलमेट लगाए दोनों बदमाश गहनों की दुकान के अंदर घुस गए। एक बदमाश ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी की ड्रेस में नजर आया, जबकि दूसरे बदमाश ने ऑनलाइन ऐप ब्लिंकिट की ड्रेस पहन रखी थी। दुकान में पहुंचते ही एक बदमाश ने वहां मौजूद एक कर्मचारी पर पिस्तौल तान दी और उसे बार बार गोली मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। डर के मारे उस कर्मचारी ने बदमाशों के सामने गहने निकालने शुरू कर दिए। तभी दूसरा बदमाश शीशे के काउंटर को फांद कर दूसरी तरफ पहुंच गया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने मिलकर तेजी से बैग में गहने भरने शुरू कर दिए। बीच बीच में वो कर्मचारी को गोली मारने की धमकी देने के साथ उससे गाली गलौज भी करते रहे। उसी दौरान एक बदमाश ने वहां रखी एक कुर्सी उठाकर दूसरी तरफ फेंक दी। इसके बाद वो बदमाश दुकान के काउंटर को खंगालने में जुट गया।
वो काउंटर से सोना और चांदी निकालता रहा, जबकि उसका साथी सोने चांदी को तेजी से बैग में भरने में जुटा रहा और उसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गहनों की दुकान में लूट की यह घटना गाजियाबाद के ब्रिज विहार इलाके में हुई। जिस जगह घटना हुई वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 200 मीटर है, लेकिन इसके बाद भी बेखौफ बदमाशों ने दोपहर के वक्त गहनों की दुकान में लूटपाट की। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश पूरी तैयारी के साथ गहनों की दुकान में लूटपाट करने आए थे। दोनों ने न सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ऐप की ड्रेस पहन रखी थी, बल्कि वो घटना के दौरान लगातार हेलमेट भी पहने रहे ताकि किसी भी तरह उनकी पहचान ना हो सके। दुकान में लूटपाट करने के दौरान दोनों बदमाशों के पास पिस्तौल नजर आई। पिस्तौल दिखाकर वो बार बार दुकान के कर्मचारी को गहने निकालने के लिए कहते रहे और नहीं निकालने पर उसे गोली मारने की धमकी देते रहे। कुछ देर तक दोनों बदमाशों ने मिलकर सोना, चांदी और गहने बैग में भरे और फिर वहां से चलते बने। बदमाशों के दुकान से निकलने के बाद कर्मचारी ने उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक दोनों बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। दिन दहाड़े गहनों की दुकान में लूटपाट की इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। हथियार दिखा के करीब 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना ये लूट के चले गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बदमाशों को पकड़ने के लिए तुरंत पुलिस की 6 टीमें बना दी गईं। जांच में पता चला कि दोनों बदमाश दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद आए थे। उधर लखनऊ में 56 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 56 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने एक महिला को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 56 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कराए थे। पुलिस ने उन आरोपियों से 14 एटीएम कार्ड और 7 चेकबुक जब्त की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिलाओं के एक ऐसे गैंग को पकड़ने का दावा किया गया जो लोगों से अवैध वसूली करती थी। पुलिस के मुताबिक वो महिलाएं रेलवे स्टेशन के आसपास वाली सड़कों से गुजरने वाले लोगों से पैसे वसूलती थी। पुलिस ने इस गैंग की 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार उन बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन वहां से भागने के लिए उन्होंने फायरिंग कर दी। दावा किया गया कि इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चला दी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने इलेक्ट्रिक जनरेटरों के पुर्जे चुराने के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ने का दावा किया। इकोटेक 3 थाने की पुलिस के मुताबिक धरपकड़ के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपनी पहचान बदलकर पुजारी बने मोहम्मद कासिम नाम के आरोपी के पकड़े जाने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। एक रोज पहले उस मंदिर के पुजारी को गांव के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। गांव वालों के मुताबिक मोहम्मद कासिम अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में पुजारी बनकर रह रहे थे। बाद में पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तब उन्होंने मान लिया कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं और उनका नाम कृष्ण कुमार नहीं बल्कि मोहम्मद कासिम है। और इस बात की जानकारी मिलते ही कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग उस मंदिर में पहुंच गए। मामला मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव का रहा। वहां के शिव मंदिर के पुजारी की असलियत जानने के बाद लोगों ने पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया। उन्होंने मंदिर के कोने कोने में गंगा जल छिड़का और खास पूजा की। इस दौरान लोगों ने खूब जयकारे भी लगाए। इस बीच पुलिस ने शिव मंदिर के पुजारी के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। गांव के लोगों ने उन्हें एक रोज पहले पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उस पे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है। गांव वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले मंदिर के दान पात्र को लेकर हुए विवाद के दौरान उन्हें पुजारी कृष्ण कुमार पर शक हुआ था। बाद में जब आरोपी को थाने लाया गया और पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने मान लिया कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। जानकारी के मुताबिक शिव मंदिर में पुजारी बनकर रहने के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद कासिम एक मौलवी के बेटे हैं और बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उधर देश भर में धर्मांतरण कराने के आरोप में हो रही गिरफ्तारियों के बीच ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी सामने आया।
वहां हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आरिफ नाम के एक लड़के ने हिंदू समुदाय की एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी की। आरोप तो यह भी लगाया गया कि आरिफ उस लड़की को विदेश ले जाने की फिराक में था। और जैसे ही इस बात का पता चला, बिजनौर के हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने बवाल कर दिया। वो पुलिस थाने के सामने जमा हो गए और उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरिफ नाम के उस लड़के ने जानबूझकर हिंदू समुदाय की लड़की को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी की। उन्होंने दावा किया कि आरिफ उस लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था। ये लव जिहाद का मामला है, स्पष्ट है। लड़की को प्रेम जाल में फंसाया है, धर्मांतरण कराता है और क्या कराता है। इसके अंक जो बेच के दुबई क्यों ले जाता, सऊदी क्यों बेच रहा था। हंगामा कर रहे लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि आरिफ ने उस लड़की के कई फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। पुलिस के मुताबिक उसके पास से उस लड़की के फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए। और आरिफ ने छद नाम से 2 फेक आधार कार्ड भी बनवाया था और वो उसका इस्तेमाल करता था। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि आरिफ पहले भी कई हिंदू लड़कियों से निकाह कर उन्हें विदेश ले जा चुका है और इस बार भी उसी फिराक में था। दावा तो यह भी किया गया कि आरिफ के मोबाइल से 70 से ज्यादा लड़कियों की तस्वीरें भी मिली। इधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सरकारी जमीन पर बने एक मंदिर को हटाए जाने पर भारी हंगामा हो गया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर भड़की बीजेपी नेता माधवी लता अपने समर्थकों के साथ वहां धरने पर बैठ गई। उन्होंने 100 साल पुराने उस मंदिर को तोड़े जाने पर कड़ा विरोध जताया और इसके लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। बीजेपी नेता माधवी लता ने इस मंदिर को तोड़े जाने पर कड़ा विरोध जताया और अपने कई समर्थकों के साथ उन्होंने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन बवाल तब बढ़ा जब पुलिस उन्हें हटाने के लिए पहुंच गई। इस पर उनके समर्थक भड़क गए। वो वहां से न जाने की जिद पर अड़ गए। बीजेपी के मुताबिक भले ही यह मंदिर सरकारी जमीन पर बना था, लेकिन 100 साल पुराना यह मंदिर वहां के लोगों की आस्था का केंद्र था, इसलिए उस पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। आधी रात 3 बजे को तोड़ डाले, मंदिर को कुचल कुचल कर दिया है। मंदिर को माता रानी की मूर्ति को उठा के फेंक दिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर राज्य भर में प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दी। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। उसने धरने पर बैठी बीजेपी नेता माधवी लता समेत दूसरे लोगों को एक-एक कर उठाया और अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। हालांकि मंदिर तोड़े जाने के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। इसे देखते हुए वहां कई जवान तैनात कर दिए गए ताकि कोई हंगामा ना हो। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ग्रोसरी डिलीवर करने वाले एक शख्स को परेशान करने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े मनोज वर्मा नाम के एक आदमी पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। पुलिस के मुताबिक मनोज वर्मा नाम के आरोपी ने ग्रोसरी डिलीवर करने वाली कंपनी ब्लिंकिट के एक कर्मचारी को रोककर उनसे बदतमीजी की थी। मनोज वर्मा ने उसे सिर्फ इसलिए रोक लिया था क्योंकि वो किसी को चिकन डिलीवर करने जा रहा था और पुलिस ने बाकायदा मनोज वर्मा का वीडियो जारी कर इस बात का सबूत भी दिया। कच्चा नॉन वेज है और क्या है? और शैम्पू ले सामान है और केले किसके लिए लाया है? ये प्रतिष्ठा ऑर्डर करा था। तुम्हारा नाम क्या? रोलू राजपूत। हाँ, रोलू राजपूत। रोलू राजपूत। क्या तुम हिंदुओं का काम कर रहे हो तो शर्म नहीं आ रही? ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद मनोज वर्मा ने ही बनवाया था। वो इसमें खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने ब्लिंकिट के कर्मचारी को तो रोका ही, साथ ही उसे धमकाकर उस महिला से भी बात की जिन्होंने ऑनलाइन चिकन ऑर्डर किया था। मंगलवार भी है, सावन चलने हम तो कोई ये रोक रहे हैं मैम, हम तो रोक रहे हैं कि नॉनवेज कम से कम बिके, आप हिंदुओं के नॉनवेज कर रहे हो। हालांकि आरोपी मनोज वर्मा के पूछने पर ऑर्डर करने वाली महिला ने खुद को ईसाई बताया था, जिसके बाद उन्होंने ब्लिंकिट के कर्मचारी को जाने दिया था। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि मनोज वर्मा ने इसके बाद गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में मौजूद ब्लिंकिट के दफ्तर में पहुंचकर भी हंगामा कर दिया। कंपनी के मैनेजर ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी और इसी के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो और ब्लिंकिट के मैनेजर की शिकायत के आधार पर मनोज वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तहरीर का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मनोज वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी मनोज वर्मा ने न सिर्फ डिलीवरी करने वाले कर्मचारी से बदतमीजी की, बल्कि ब्लिंकिट के दफ्तर में पहुंचकर वहां मौजूद मैनेजर को भी धमकाया। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया। 100 बात की एक बात यह कि ये लोग होते कौन हैं लोगों को मीट खाने से रोकने वाले? कैसे रोक सकते? गाजियाबाद में पुलिस ने एक्शन तो ले लिया उस आदमी पर जिसने चिकन डिलीवरी करने वाले को घेरने की कोशिश की।
और जिनके पास डिलीवरी हो रही थी उनको भी घेरने की कोशिश। क्या मतलब है? चिकन खाना गैर कानूनी है क्या? तो गैर कानूनी कर दो। लेकिन आप कौन होते हो? कहने लगे कि सावन है तो बैन कर दो ना। पूछने लगे कि हिंदू होकर मंगलवार को सावन में चिकन कैसे खा सकते हो? कौन होते पूछने वाले? पहली बात तो आप होते कौन हो? दूसरी बात पता कर लो, हिंदू होने का इससे कोई मतलब नहीं है। देश में ज्यादातर हिंदू मीट खाते हैं, आंकड़े हैं ये, एनएफएचएस का सर्वे है, सरकार की एजेंसी है, ठीक है, आंकड़े ये हैं। देश के ज्यादातर हिंदू मीट खाते हैं। आपको मंजूर हो ना हो, आप ना खाते हो, दूसरे ना खाते हो, आपको ना पसंद हो, किसी को रोक कैसे सकते हो? और कहां लिखा है हिंदू नहीं खा सकते? या इस दिन खाने से वो हिंदू नहीं होते? और नहीं होते तो ना हो, उनकी मर्जी। आप सर्टिफिकेट थोड़ी दे सकते हो किसी को हिंदू होने का। और अगर ऐसा करके नेता बनने की सोच रहे हो तो एक बार ऐसा करना, अगले साल बंगाल में चुनाव है, वहां जाकर बोलना कि इस दिन मीट नहीं खाना, उस दिन मीट नहीं खाना। नवरात्रि पर ही देख लेना वहां पर, और बोलना उन लोगों को कि आप हिंदू नहीं हो। क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब कंट्रोल करना है तो कानून बना दो। ये कानून बना दो कि ये नहीं खा सकते, उस दिन नहीं खा सकते, उस दिन नहीं खा सकते। क्योंकि संविधान तो आजादी देता है और आपको यह सब करने की आजादी नहीं देता है। पुलिस ऐसे लोगों को भी सबक जरा ढंग से सिखाए, उसी ढंग से सिखाए जिसके लिए यूपी पुलिस आजकल जानी जाती है। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क के भंडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने 100 करोड़ के ड्रग्स बरामद करने का दावा किया और पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क एक फूड डिलीवरी ऐप की तरह ड्रग्स की होम डिलीवरी कर रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 2 महिलाओं की जान चली गई। वो लोग एक ऑटो रिक्शा में सवार थे, लेकिन सड़क से गुजरने के दौरान एक गाड़ी ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। झूसी इलाके में बुलडोजर चलवाकर करीब 60 बीघा जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़वाने का दावा किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक वहां अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनें बेची जा रही थीं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में नदी के बीच बने एक टापू पर एक मगरमच्छ के दिखने से हड़कंप मच गया। इसकी खबर लगते ही बड़ी संख्या में गांव के लोग उसे देखने के लिए नदी किनारे पहुंच गए। उधर उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात की अकबरपुर कोतवाली में धरने पर बैठ गई। वो अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज थी। उन्होंने मुकदमा लिखने वाले इंस्पेक्टर पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया। कोतवाली में अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिभा शुक्ला करीब 6 घंटे तक रही। उन्होंने SP से फोन पर बातचीत की और आरोपी इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। इस दौरान कोतवाली में मौजूद पुलिस वाले उन्हें मनाने और धरना खत्म करवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन कोतवाली में जमीन पर बैठी उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपनी मांगों पर अड़ी रहीं। उन्होंने मांग की कि जब तक इंस्पेक्टर को हटाया नहीं जाएगा तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो। प्रतिभा शुक्ला ने इंस्पेक्टर पर झूठा मुकदमा लिखने के अलावा कई आरोप लगाए। झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और समय टेम्पर लूज रहता है। 23 जुलाई को कानपुर देहात की बदलापुर पुलिस लाइंस के पास सड़क निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। सभासद शमशाद खान और मंत्री प्रतिभा शुक्ला के समर्थक हाजी अबरार के बीच झगड़ा हो गया था। मामला थाने तक पहुंच गया और पुलिस ने सभासद शमशाद खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लेकिन अगले ही दिन एक दलित महिला ने हाजी अबरार समेत मंत्री के 5 समर्थकों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया। और जैसे ही इस बात की जानकारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला को लगी, वो कोतवाली पहुंच गई और धरना दे दिया। इधर छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण गिरोह की जांच कर रही पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में मदरसों से भी छांगुर बाबा के कनेक्शन का दावा किया। इसी साल 28 अप्रैल को नेपाल की सीमा के नजदीक बहराइच जिले में 4 मदरसों को सील कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो सभी मदरसे छांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह से जुड़े हुए थे। सूत्रों ने बताया कि नेपाल की सीमा के नजदीक मौजूद उन मदरसों में धर्मांतरण गिरोह के सदस्यों को ठहराया जाता था। यानी सूत्रों के मुताबिक वो मदरसे छांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह का सुरक्षित ठिकाना बन चुके थे।
क्योंकि सूत्र बताते हैं कि छांगुर बाबा को यह पता था कि मदरसों की आड़ में धर्मांतरण का गिरोह चलाने पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन इसी साल 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर उन मदरसों को सील कर दिया गया था। बहराइच प्रशासन की निगरानी में कुछ मदरसों पर तो बुलडोजर भी चलवाए गए थे। प्रशासन के मुताबिक उन मदरसों का निर्माण नेपाल बॉर्डर के नजदीक करीब 15 किलोमीटर के दायरे में करवाया गया था, जो नियमों के खिलाफ था, और इसीलिए उन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक बहराइच में उत्तर प्रदेश सरकार की उस कार्रवाई से छांगुर बाबा का धर्मांतरण गिरोह बौखला गया था, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि उन मदरसों का इस्तेमाल ये गिरोह किसी सेफ हाउस की तरह करता था। सूत्र बताते हैं कि उन मदरसों में देश भर से आने वाले धर्मांतरण गैंग के सदस्यों के साथ विदेशों से आने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी ठहराया जाता था। और पुलिस सूत्रों ने बताया कि बहराइच में मदरसों पर कार्रवाई के बाद छांगुर बाबा को मजबूरी में बलरामपुर के मधुपुर गांव में बनी अपनी आलीशान कोठी को सेफ हाउस बनाना पड़ा था। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां आरोप लगा कि शादी के महज 15 दिन बाद कविता नाम की एक महिला अपने पति के घर से गहने और पैसे लेकर अपने प्रेमी बताए जा रहे व्यक्ति के साथ फरार हो गई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कविता और उनके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में कविता ने बताया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सिर्फ गहने और पैसे चुराने के लिए शादी का नाटक रचा था। मतलब कविता और उनके साथियों ने पहले से ही शादी और शादी के बाद गहने लेकर भागने का प्लान बनाया था। और आरोप लगा कि उसी प्लान के तहत कविता ससुराल से गहने और पैसे लेकर प्रेमी के साथ भाग निकली थी। पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई को बिहार की रहने वाली कविता की शादी आगरा के शमशाबाद इलाके में रहने वाले सचिन से हुई थी, लेकिन सचिन और उनके परिवार वालों के होश तब उड़ गए जब शादी के 15 दिन बाद ही कविता घर से भाग निकली थी। कविता के साथ घर से रुपए और गहने भी गायब थे। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जांच में पता चला कि शादी से पहले कविता एक लड़के के संपर्क में थी और उसी के साथ उन्होंने भागने का प्लान बनाया था। पुलिस ने कविता और उनके प्रेमी बताए जा रहे शख्स समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि कविता एक गिरोह की सदस्य है जिसके लोगों के घरों से पैसे और गहने चुराने के लिए शादी का नाटक रचते हैं। इसमें ये अलग अलग रिश्ते, कभी उसका बाप बनता था, कभी माँ बनती थी, कभी चाचा ताऊ, इस प्रकार से बनकर जो है लोगों को ये बरगलाते थे। पुलिस ने कविता के पास से गहने और पैसे बरामद करने का दावा किया। साथ ही पुलिस झूठी शादी कराने और शादी के बाद घर में लूटपाट करने वाले गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुट गई। इधर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर कथावाचक पर केस दर्ज करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अनिरुद्धाचार्य ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र के आसपास कर देनी चाहिए, और उनके इसी बयान पर बवाल हो गया। मथुरा में वकीलों ने एकजुट होकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। मथुरा में नाराज वकीलों ने एसएसपी को लिखित शिकायत दी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हमने कप्तान को लेटर दिया है, महिलाओं ने मिलकर हम ये चाहते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की चाहिए। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। सौबात की एक बात यह कि ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि लड़कियों की बचपन में शादी करवा दो। एक तो ये गैर कानूनी है महाराज, तो आप ये बोल नहीं सकते, लेकिन कानून तो अलग बात रही। आप ये क्या कह रहे हो कि लड़कियां कई जगह मुंह मारकर आती हैं शादी करने, कई जगह मुंह मारकर आती हैं शादी करने। मुंह मारकर आती हैं मतलब ये क्या भाषा है? कथावाचक ऐसे बोलेंगे? आपको इतने लोग सुनते हैं, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, कथा सुनते हैं आपसे, ये सिखा रहे हो आप समाज को? और लड़कियां क्या कोई सामान है?
कह रहे हो लड़कियां 12, 13, 14 साल की उम्र में ब्याह कर लाओगे तो परिवार की हो जाएंगी, नहीं तो 25, 26 साल की उम्र में ब्याह करोगे तो मुंह मार कर आई होती हैं। किस तरह की सोच है ये? हमारी पौराणिक कथाओं में, आप कथा सुनाते हो ना, कथाओं में तो ऐसी सोच नहीं थी। कथावाचक में कैसे है? मुंह मार कर आती हैं। कहना क्या चाह रहे हो? लड़की का कोई सामान है, सामान ले रहे हैं कोई, कि ऐसा नहीं ऐसा लेना है, ऐसा लोगे तो ठीक रहेगा। और बता ही रहे हो तो यह भी बता दो कि ये जिसको आप मुंह मारना कह रहे हो वो किसके साथ होता है? उन लड़कों में कुछ नहीं दिखता आपको? लड़के क्या सामान के खरीदार हैं? शादी कोई सामान लेना होता है लड़की को परिवार में लाना? जो आप बता रहे हो कि वो ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, लड़का कैसा भी हो। महाराज आपको इतने लोग सुनने आते हैं, जिम्मेदारी समझिए। ये कानूनी कार्रवाई की जो वकील मांग कर रहे हैं वो तो अलग बात है। सदियों के समाज सुधार के बाद तो थोड़ा सा ये कांटा आगे बढ़ा है इस दृष्टि से, थोड़ा सा आगे बढ़ा भी समाज। ये कहां कौन से जमाने की सोच में ले जा रहे हैं उन लोगों को? कथावाचकों के विचारों की शुद्धता के बारे में कोई ऐसे ही शब्द इस्तेमाल कर दे तो कथावाचकों का भी ऐसा ही टेस्ट करा दे कि ऐसे होने चाहिए वैसे नहीं होने चाहिए। 100 बात की एक बात। उधर अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी गई। केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में उल्लू, ऑलटीटी और देसी फ्लिक्स समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार के मुताबिक ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों के सामने अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगा केस में 11 में 3 मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो बारी बारी से इन मामलों की सुनवाई कर जल्द से जल्द फैसला सुनाए। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। वो बावरिया नाम के गिरोह के सदस्य बताए गए। झंझाना थाने की पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों पर लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। एक पर तो 25,000 रुपए का इनाम भी था। लखनऊ पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी माल ढोने वाली एक गाड़ी में शराब छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन पीजीआई थाने की पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इधर मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के वसई में 12वीं मंजिल से गिरकर 4 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। हादसा उस बच्ची की मां के सामने ही हुआ, लेकिन वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई, क्योंकि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बच्ची खिड़की से गिर चुकी थी। महिला ने तुरंत खिड़की से हाथ बाहर निकालकर अपनी बच्ची को बचाना भी चाहा। उन्होंने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की ताकि वो उसे बचा सकें, लेकिन बच्ची खिड़की के सहारे बैठने की कोशिश करने के दौरान पीछे की तरफ इतनी तेजी से गिरी कि उसकी मां को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिला। इससे पहले वो बच्ची अपनी मां के साथ फ्लैट से बाहर निकली। उसकी मां ने उसे बाहर रखी अलमारी के ऊपर बैठा दिया ताकि वो इधर उधर न जा सके। उसे बैठाने के बाद वो चप्पल पहनने लग गई और उनका ध्यान बच्ची से हट गया। इतनी देर में वो बच्ची अलमारी के किनारे खिड़की के नजदीक चली गई। इसके बाद उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। बच्ची के नीचे गिरते ही उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए। लोगों को पहले यह समझ ही नहीं आया कि वहां हुआ क्या। फिर जब महिला ने पूरी बात बताई तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। कुछ लोग तुरंत सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे, लेकिन 12वीं मंजिल से नीचे पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लग गया। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बुजुर्ग महिला को सड़क के किनारे फेंके जाने का झकझोर देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा कि बीमार बुजुर्ग को रात के वक्त उनके जानने वाले ही वहां छोड़कर चले गए। वो उनके परिवार वाले थे या रिश्तेदार, इस बात का पता नहीं चल सका। हालांकि बाद में सुबह होने पर महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने बुजुर्ग के जानने वालों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि वो उन्हें रात के समय रास्ते के किनारे एक मकान के बाहर छोड़कर चले गए। एक महिला और एक आदमी बुजुर्ग को कपड़े में लपेटकर पहुंचे। महिला ने सिर की तरफ से पकड़ रखा था और आदमी ने पैर की ओर से। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद दोनों ने बीमार बुजुर्ग को नीचे रख दिया।
वो आदमी चला गया, लेकिन महिला ने चादर से बुजुर्ग को पूरी तरह ढक दिया। इसी बीच एक और महिला आई और उन्होंने बुजुर्ग के चेहरे से चादर हटा दी। इसके बाद वो भी जल्दबाजी में वहां से चली गईं। सुबह होने पर जब लोगों की नजर बुजुर्ग पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तत्काल पुलिस द्वारा उनको दर्शन नगर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हैरान कर देने वाला ये मामला अयोध्या के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद किशुनदासपुर नाम के इलाके का रहा। जिन लोगों ने बुजुर्ग को वहां छोड़ा, पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी। उन व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही मृतका की भी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स के इस गिरोह को यासीन नाम का एक आरोपी चला रहा था, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि यासीन और उसके साथी भोपाल में लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। उन पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने ड्रग्स देकर कई लड़कियों को अपना शिकार भी बनाया था। और इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोपाल में ड्रग्स के इस बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह को चलाने वाला यासीन नाम का आरोपी बड़े बड़े होटलों में लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। पुलिस को यासीन के मोबाइल से कई वीडियो भी मिले, जिनमें कई लड़कियां पब और बियर बार में डांस करती नजर आईं। इसके अलावा कई लोगों को डराते धमकाते हुए भी वीडियो बनाए गए थे, जो यासीन के मोबाइल से मिले। यूज के लिए था वो एक आरोपी से 1 ग्राम और दूसरे आरोपी से 2 ग्राम वीडियो मिला। एक आरोपी से पिस्टल भी हम लोगों ने बरामद की। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि यासीन लंबे वक्त से पुलिस के रडार पर था। आशंका जताई गई कि भोपाल में ही 2 अगस्त को एक बड़ी पार्टी होने वाली थी, जिसमें ड्रग्स परोसे जाने का अनुमान था। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने यासीन को दबोच लिया और उसके पास से ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गलत स्पेलिंग लिखने वाले टीचरों के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। बलरामपुर के एक सरकारी स्कूल के टीचरों से जब 11 और 19 की स्पेलिंग लिखवाई गई तो वो लिख ही नहीं पाए, उन्होंने गलत स्पेलिंग लिख दी। इसके अलावा वो देश के शिक्षा मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं बता पाए। इसके बाद उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि वहां के टीचर 11 और 19 की सही स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए। उन्होंने ऐसी स्पेलिंग लिख दी जिसे पढ़कर कोई कुछ समझ ही नहीं पाए। इसके बाद उनसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा गया, लेकिन वो उसका भी जवाब नहीं दे पाए। हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम, मुख्यमंत्री का नाम सर। हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने इस बात को मान लिया कि उनमें शिक्षा की कमी है। अपनी गलती को स्वीकारते हैं सर कि आपको शिक्षा का अभाव है। इसके बाद एक और टीचर से स्पेलिंग लिखवाई गई, लेकिन उन्होंने भी 11 और 19 की गलत स्पेलिंग ही लिखी। इसे लेकर उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि वो भी देश के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता पाए। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी सर। ओ हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? सर आप शिक्षा विभाग से हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है। भूल गए, सभी आदमी भूल गए। इसके बाद जब जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो वो सवाल को टालते दिखे। शिक्षक सर वहाँ 11 का स्पेलिंग नहीं जान रहा, देश के प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, मैं जांच करा के कार्रवाई करूंगा। सरकारी स्कूल का ये मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इधर यूपी के गाजियाबाद में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गत्ते के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने एक ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 15 किलो हेरोइन बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी एक बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़ा था। हाइड्रोजन से चलने वाले देश के पहले रेल इंजन का ट्रायल सफल रहा। यह ट्रायल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। बताया गया कि हाइड्रोजन वाले रेल इंजनों के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक कैदी के पुलिस की गाड़ी के अंदर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। उस कैदी के हाथों में हथकड़ी नजर आई। बताया गया कि वहां चोरहटा थाने की पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान चलती गाड़ी में उसने वीडियो बनाया। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। उधर देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच ऐसा ही एक डरा देने वाला मामला पंजाब के लुधियाना से भी सामने आया। वहां मॉडल टाउन इलाके में कुछ आवारा कुत्तों ने सड़क से गुजर रही एक महिला के स्कूटर पर अचानक धावा बोल दिया। अचानक कुत्तों के पीछे दौड़ने से वो महिला घबरा गई और उनका स्कूटर पास खड़ी एक कार से जा टकराया।
और वो महिलाएं उस कार से टकराते हुए सीधे जमीन पर जाकर गिरी। इस दौरान स्कूटर चलाने वाली महिला और उनके पीछे बैठी दूसरी महिला दोनों बुरी तरह घायल हो गईं। साफ दिखा कि कम से कम 3 से 4 आवारा कुत्तों ने उनकी गाड़ी के पीछे ऐसी दौड़ लगाई कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो कार से जा भिड़ी। यह हादसा होते ही आसपास के लोग फौरन उन दोनों महिलाओं की मदद के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों महिलाओं को उठाया और उनके स्कूटर को सड़क के किनारे खड़ा किया। लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके के लोगों ने दावा किया कि वहां आवारा कुत्ते इससे पहले भी कई बार सड़क से गुजरते लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इसकी वजह से कई लोग तो बुरी तरह घायल तक हो चुके हैं। लोगों ने दावा किया कि आवारा कुत्तों के डर से उन्होंने अपने बच्चों का घर से निकलना भी बंद कर दिया। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ। आवारा कुत्तों की वजह से परेशान मॉडल टाउन इलाके के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से कई बार की गई, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इधर उड़ीसा में वन विभाग के अधिकारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश मिलने से हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, नकदी के अलावा सोने के बिस्किट और सिक्के भी बरामद हुए। उड़ीसा के कोरापुट जिले में तैनात रामचंद्र नेपाक नाम के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन लिया और अधिकारी के 6 ठिकानों पर रेड डाल दी। और इस दौरान इतने बड़े पैमाने पर कैश मिला कि विजिलेंस टीम के अधिकारियों का भी सिर चकरा गया। जब्त की गई नोटों की गड्डियां एक टेबल पर बिछा दी गईं। उनमें ज्यादातर 500 के नोटों की गड्डियां नजर आईं। उनके अलावा 200 और 100 के नोटों के भी कई बंडल दिखाई दिए। यही नहीं, नोटों से भरी एक तिजोरी भी बरामद की गई। इस रकम को गिनने के लिए अधिकारियों को मशीन मंगवानी पड़ गई, क्योंकि वहां एक ही कमरे के अंदर इतना सारा कैश रखा हुआ था जितना कोई आम आदमी शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी न कमा पाए। वो नकदी ओडिशा के कोरापुट जिले में वन विभाग के डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक के ठिकाने से पकड़ी गई। आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। विजिलेंस टीम ने बताया कि रामचंद्र नेपाक के 6 ठिकानों पर छापा मारा गया और इसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपयों से ज्यादा कैश बरामद किया गया। इसके अलावा करीब 1 किलो सोना और 3 किलो चांदी भी जब्त की गई। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या के करीब 2 महीने बाद उनके भाई ने मेघालय की राजधानी शिलोंग जाकर पूजा पाठ करवाया। मई महीने में हनीमून के लिए शिलोंग गए राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। राजा की जान लेने के आरोप में उनकी पत्नी सोनम के प्रेमी राज समेत कई लोगों पर पहले ही पुलिस का शिकंजा कस चुका है। लेकिन इसी बीच राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाया। इसके लिए वो शिलोंग में उस जगह पर पहुंचे जहां 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था। विपिन अपने साथ एक पुजारी को ले गए। पुजारी ने मंत्रों के साथ राजा रघुवंशी के लिए हवन किया। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी 21 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलोंग गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही वहां उनका शव मिला था। इस जगह पे कहीं ना कहीं रहेगा, आत्मा भटक रही है, तो मैं चाहता था उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए यहाँ पे आके मैंने पूजा पाठ कराई। मैंने राजा रघुवंशी के मर्डर का आरोप उनकी पत्नी सोनम पर लगा था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर राजा की जान ले ली थी। पुलिस इस मामले में सोनम और राज समेत कई आरोपियों को जेल भेज चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कई इनामी नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरकार की तरफ से चलाए जा रहे पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर 15 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले 15 नक्सलियों में 5 पर 17 लाख रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 करोड़ 54 लाख रुपए के 66 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उनमें 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली रामन्ना इरप्पा उर्फ जगदीश ने भी आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बल के मुताबिक सरेंडर करने वाले ये नक्सली बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा के साथ कई दूसरे जिलों में सक्रिय थे। केरल के कन्नूर में पुलिस ने 2011 के सौम्या रेप और हत्याकांड के आरोपी गोविंद चामी को जेल से फरार होने के कुछ ही घंटों बाद दबोच लिया। 2012 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। गोविंद चामी को कन्नूर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। राज्य में लंबे समय से जारी अशांति और प्रशासनिक अस्थिरता की वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए।
इसके अलावा लगातार बारिश के बाद वहां के कई बरसाती नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी में उसी उफनते नाले से होकर गुजरना पड़ा। सुबह के वक्त कुछ छात्राओं को स्कूल जाना था, लेकिन तेज बहाव की वजह से उनका उस नाले को पार करना मुश्किल हो गया और इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें अपने कंधे पर लटकाया और वो नाला पार किया। इस दौरान वो संभल कर चलते नजर आए, क्योंकि अगर गलती से भी उनका पैर फिसल जाता तो वो उस नाले में बह जाते। उस नाले के किनारे पर 3 छात्राएं खड़ी नजर आईं। 2 लोग उनकी तरफ आए और उनमें 2 छात्राओं को अपने कंधे पर लटका लिया। इसके बाद आराम से वो नाला पार किया। इसके बाद उनमें एक आदमी दोबारा उस नाले के किनारे पर गया और वहां खड़ी तीसरी छात्रा को भी इसी तरह नाला पार करवाया। इसके बाद एक गाड़ी के जरिए उन्हें स्कूल ले जाया गया। जिस जगह से खड़े होकर वो उस नाले को पार कर रहे थे वहां ढलान थी, वहां पानी भी ज्यादा था, लेकिन स्कूल जाने के लिए उन लोगों ने अपने साथ साथ उन छात्राओं की जान भी जोखिम में डाल दी। इसके अलावा चंबा के एक इलाके से पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटना भी सामने आई। वहां काफी देर तक पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरता रहा। ये देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। वहीं पत्थर और मलबा इकट्ठा होने की वजह से वो रास्ता भी बंद कर दिया गया। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हुई। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक बरसाती नाले को पार करते वक्त एक महिला के बहने से हड़कंप मच गया। वहां एक ही परिवार के करीब 15 लोग मंदिर जाने के लिए उस नाले को पार कर रहे थे। इस दौरान अपने परिवार की 2 बच्चियों को डूबता देख वो महिला उन्हें बचाने गई, लेकिन वो खुद भी तेज बहाव की चपेट में आ गई और उसके बाद कुछ लोग एक रस्सी की मदद से तेज लहरों के बीच उस महिला का शव ढूंढते नजर आए। इस दौरान उस बरसाती नाले का बहाव काफी तेज रहा। उसकी खौफनाक लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो उनके बीच जो भी आएगा वो काल का ग्रास बन जाएगा। यही वजह रही कि वो महिला भी उन लहरों की चपेट में आ गई। दिल दहला देने वाला यह हादसा शिवपुरी जिले के काली पहाड़ी नाम के गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो महिला अपने परिवार वालों के साथ उस बरसाती नाले को पार कर रही थी। तभी उन्होंने अपने परिवार की 2 लड़कियों को बहते देखा। एक लड़की गोहानी और दूसरी गोहानी, एक ने पकड़ी दूसरी को बेगोहानी, डट गई, दूसरी गोहान लगी जिन्हें पकड़ी तो उन्हें पकड़ के दौड़ी। जानकारी के मुताबिक उन लड़कियों के पिता ने उनकी जान बचा ली, लेकिन वो महिला बहकर काफी दूर चली गई। पुलिस को इसकी खबर मिलते ही कुछ लोगों की मदद से उनकी तलाश शुरू की गई और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई रिहायशी इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया। इस वजह से वो इलाके पानी में डूब गए और वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उसकी वजह से कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। सबसे बुरा हाल भागलपुर के नाथनगर प्रखंड का रहा। वहां के कई घरों में गंगा नदी का पानी घुस गया। इसके बाद वहां रहने वाले कई लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए तो कुछ लोग अपने मकान की छत पर चले गए। चारों तरफ इतना पानी भर गया कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जुगाड़ से बनी नावों का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ से स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। बिगड़ते हालात ने जहां लोगों को सड़क पर ला दिया है तो वहीं कुछ लोगों को घर में कैद कर दिया है। बाढ़ में घिरे उन इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसी बीच मौसम विभाग के अनुमान ने वहां के लोगों को और डरा दिया। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि भागलपुर में अगले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। भागलपुर के अलावा जमुई, रोहतास, बेगूसराय, समस्तीपुर और गया में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया। इधर नाबालिग के रेप के मामले में आईपीएल टीम आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें बढ़ गईं। आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल पर जयपुर में एक नाबालिग का रेप करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि यश दयाल ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर 2 साल तक उसका रेप किया। इससे पहले गाजियाबाद की एक लड़की ने भी यश दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। यूरोप के देश जॉर्जिया में चल रहे महिलाओं के शतरंज के विश्व कप का फाइनल मुकाबला 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के बीच होगा। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय शतरंज खिलाड़ी कुनेरू हम्पी ने चीन की खिलाड़ी को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में उनका मुकाबला भारत की ही शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख से होगा। हरियाणा के जींद में प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले विकास नाम के व्यक्ति की कार सवार बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक विकास की हत्या तब हुई जब वो रात में अपने 2 दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी। बिहार के समस्तीपुर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
आरोप लगा कि कुछ हथियारबंद बदमाश उसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक वो लड़का हत्या के एक मामले में आरोपी था और कुछ ही वक्त पहले जेल से बाहर आया था। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नफरत फैलाने वाले वीडियो बनाने के आरोप में एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक उसे शिकायत मिली कि मोहम्मद आमिर नाम के यूट्यूबर ने अपने चैनल पर नफरत फैलाने वाले कई वीडियो डाले और इसीलिए पुलिस ने यूट्यूबर मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसके यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे वीडियो मिले जिनमें भद्दी भद्दी गालियां थी। मोहम्मद आमिर की तरफ से बनाए गए एक वीडियो में वो साधु के भेष में नजर आया। उसमें वो एक परिवार को झूठी झूठी भविष्यवाणियां सुनाता दिखा। उस वीडियो में मोहम्मद आमिर ने साधु के भेष में गंदी गंदी गालियां भी दी। इसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद आमिर के यूट्यूब चैनल की जांच की और आरोपों की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उससे जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, जितने लोग इसके वीडियोस को फैला रहे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि इस तरह के वीडियो बनाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के शामली में आईजीएल की पाइपलाइन में करंट उतरने से एक बच्ची की जान खतरे में पड़ गई। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वो पाइपलाइन के पास पहुंच गई। उसने वहां दीवार पर लगी पाइपलाइन को छू लिया और उसे छूते ही वो उससे चिपक गई। क्योंकि आईजीएल की पाइपलाइन में करंट आ गया और वो बच्ची उसकी चपेट में आ गई। वो वहां काफी देर तक पाइपलाइन से चिपकी रही। इसी बीच एक महिला दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई। वो महिला उस बच्ची की मां बताई गई और वो वहां पहुंचकर उसे अपनी तरफ खींचती नजर आई, लेकिन उन्हें भी करंट लग गया। उन्होंने उसे दोबारा खींचने की कोशिश की और इस बार भी वो उसे आईजीएल की पाइपलाइन से दूर नहीं कर पाई। तभी एक व्यक्ति भागकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने उस बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर तो उन्होंने उस बच्ची को पकड़ा और खींचकर उसे वहां से हटाते दिखाई दिए। शामली के आदर्श मंडी इलाके में हुई इस घटना के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी और बच्चे को कोई करंट लगे इससे पहले ये है कि भाई इसको चाहे वो पाइपलाइन में करंट हो या मकान में, तो इसको सही करवा दिया। इस घटना के बाद बच्ची के परिवार और इलाके के लोगों ने आईजीएल की पाइपलाइन की देखरेख करने वाले कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इधर मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के पालघर में भाषा से जुड़े झगड़े को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अब गुजराती भाषा में लिखे कई बोर्ड हटा दिए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हाईवे के किनारे गुजराती भाषा में लगे कई साइन बोर्ड को काले रंग के कपड़ों से ढक दिया। और सिर्फ साइन बोर्ड ही नहीं बल्कि कई ढाबों पर लगे बोर्ड भी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए। उनमें एक कार्यकर्ता तो एक ढाबे की छत पर चढ़ गया। वो वहां पर गुजराती भाषा में लगाए गए बोर्ड को तोड़ता दिखाई दिया। इसके लिए उसने एक डंडा लिया और उसकी मदद से गुजराती भाषा के एक एक अक्षर को उस बोर्ड से हटाता नजर आया। उसके अलावा वहां कई और कार्यकर्ता उस ढाबे के आगे मौजूद रहे और उन्होंने ढाबे पर गुजराती भाषा में लगे बोर्ड का विरोध जताया। वहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पालघर के वसई में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कई ढाबों पर गुजराती भाषा में लगे बोर्ड उन्होंने हटा दिए। इसके साथ ही हाईवे के किनारे लगे गुजराती भाषा में लिखे साइन बोर्ड भी उन्होंने काले रंग के कपड़ों से ढक दिए। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उन ढाबों के मालिकों को चेतावनी दी कि अगर गुजराती भाषा में लिखे बोर्ड नहीं हटाए गए तो आने वाले दिनों में भी ये तोड़फोड़ जारी रहेगी। सौभाग्य की एक बात यह कि वैसे तो देश में कहीं भी कोई भी देश की भाषा बाहर की भाषा नहीं बताई जा सकती, लेकिन भाषा वाली लड़ाइयों में भी मुंबई में गुजराती को कैसे कोई बाहर की भाषा बता सकता है? गुजराती को बाहर की भाषा बता रहे हैं। हिंदी भाषियों से मराठी बुलवाने वाले राज ठाकरे की पार्टी के लोगों से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उसमें उनका तर्क तो यही है ना कि हिंदी भाषी लोग जो हैं वो मुंबई के मूल निवासी नहीं हैं और वो बाहर से आए हैं, इसलिए उनको वहां की भाषा सीखनी चाहिए। एक तो मूल निवासी होने पर ही कई तरह की बहस होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग इस तर्क को कुतर्क भी कहते हैं। पर वो बहस एक मिनट के लिए आप साइड पर भी रख दो, लेकिन लॉजिक तो यही है ना कि इन लोगों का कि हिंदी बाहर वाले लोगों की भाषा है, लेकिन गुजराती बोलने वालों को ये कैसे बाहर वाला बता सकते हैं? गुजराती के बोर्ड हटा रहे हैं, कह रहे गुजराती नहीं चलेगी। राज ठाकरे की पार्टी के लोग गुजराती भाषा के साइन बोर्ड तोड़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा रिवाइंड करने की जरूरत है और सबको जानने की जरूरत है कि गुजराती भाषा को मुंबई के बाहर की भाषा कैसे नहीं कह सकते।
क्यों नहीं कह सकते? उसकी वजह है। वैसे तो आजकल सब अपना ही अपना इतिहास मानते हैं, दूसरे की सुनने का जमाना रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें मोटे तौर पर हर तरफ के इतिहास में दर्ज हैं, इधर वालों के भी उधर वालों के, वो देख लो आप और फिर बताओ। एक तो अगर आपको नहीं पता तो पहले यह जान लीजिए कि आज जो महाराष्ट्र है यह बना है 1960 में। इससे पहले क्या था? बॉम्बे था। शहर ही नहीं, पूरा राज्य बॉम्बे था, पूरे राज्य का नाम बॉम्बे था और उसकी राजधानी थी बॉम्बे सिटी। तो शहर भी बॉम्बे था, पूरा राज्य भी बॉम्बे था। बॉम्बे ही राज्य का नाम था, उसी में यह शहर था बॉम्बे के ही नाम से, और वो शहर है आज मुंबई। और गुजरात कोई राज्य नहीं था, गुजरात कोई राज्य नहीं था। जो अभी गुजरात है वो भी बॉम्बे में था। इसलिए वैसे तो जब महाराष्ट्र बना तो उसमें और भी कुछ पुराने राज्यों के हिस्से जोड़े गए, लेकिन वो किसी और दिन बात करेंगे। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि बॉम्बे राज्य को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1960 से पहले दोनों एक ही राज्य में थे। एक गुजराती मोरारजी देसाई इस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, 1952 में जीते थे वो। और सरदार पटेल कहां रहते थे? मुंबई में रहते थे। मुंबई में बड़े बड़े उद्योग और कारोबार चलाने वालों में बहुत सारे लोग गुजराती भाषी थे। यह बॉम्बे राज्य जो है अंग्रेजों के जमाने से था। अंग्रेजों को मुंबई शहर दहेज में मिला था। पता है आपको? दहेज में, मजाक की बात नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में तो सिंध भी बॉम्बे का हिस्सा था, लेकिन सिंध तो आजादी से काफी पहले अलग हो गया था। और खैर बंटवारे में सिंध तो चला गया पाकिस्तान में, उसको छोड़ो आप। लेकिन मुगलों के टाइम में आपको पता है होगा, यूरोप से व्यापार करने के लिए कई देशों के व्यापारी आ रहे थे समुद्र के रास्ते। फिर व्यापार के नाम पर आकर ये इधर एशिया के देशों पर कब्जा कर रहे थे। अंग्रेज भी भारत व्यापारी बनकर आए थे, सुना होगा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आपको आए थे, आपको मालूम होगा। तो अंग्रेज जो समुद्र के रास्ते से आए थे तो कहां आए थे सबसे पहले? मुंबई में नहीं, क्योंकि मुंबई तो कोई बंदरगाह ही नहीं थी तब। तो फिर कहां आए थे? गोवा में आए थे ना। गोवा में तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाल से आए थे गोवा में। पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था गोवा पर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी सूरत में। मुंबई शहर जहां है अभी ये असल में 7 टापू थे गुजरात सल्तनत में। जी, गुजरात एक सल्तनत थी, गुजरात का एक सुल्तान हुआ करता था। तो पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत के साथ एक संधि की और 1534 में ये 7 टापू अपने कंट्रोल में ले लिए पुर्तगालियों ने। और इन टापुओं पर कौन रहता था? कहते हैं कि मछुआरों के कोली समुदाय के लोग यहां रहते थे। जहां आज का कोलाबा है ना, वो भी कोली समुदाय के नाम पर है, कोलाबा। तो कोली समुदाय के लोग रहते थे इन टापुओं पर और वो मुंबा देवी की पूजा करते थे, ये कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये नाम मुंबई ओरिजिनल नाम है। चलिए वो छोड़िए। जबकि पुर्तगालियों ने नाम दिया था बॉम्बे। मोटी बात यह है कि मछुआरों के गांव थे जिन पर पुर्तगाल का कब्जा हो गया था। फिर 1661 में पुर्तगाल के राजा की बेटी की शादी हुई इंग्लैंड के राजा से, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से। उस टाइम के इंग्लैंड के राजा का नाम भी चार्ल्स था, चार्ल्स द्वितीय। ये राजाओं के नाम वही वही चलते आते रहते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो ये थे किंग चार्ल्स द सेकंड, किंग चार्ल्स द सेकंड। और पुर्तगाल ने दहेज में दे दिया बॉम्बे अंग्रेजों को। राजा से शादी की, राजा की बेटी की, पुर्तगाल के राजा की बेटी की, अंग्रेज राजा से शादी हुई, दहेज में बॉम्बे दे दिया। तो दहेज में मिले ये टापू, राजा ने दहेज में मिले बॉम्बे को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर, 10 पाउंड के किराए पर सालाना। पूरी मुंबई का साल का किराया था 10 पाउंड। क्यों? क्योंकि यहां कोई शहर तो था ही नहीं, छोटे टापू थे मछुआरों के। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 टापुओं को फिर शहर बनाना शुरू किया और सूरत से अपने कारोबार को यहां लेकर आए। तब जाकर बॉम्बे बसना शुरू हुआ और व्यापार और कारोबार के मौके बने। तो कौन बसना शुरू हुए? गुजरात से लोग आकर बसना शुरू हुए। गुजराती मुस्लिम समुदायों के लोग आए, बोहरे आए, बोहरा समुदाय के, खोजा समुदाय के आए, मेमन समुदाय के आए। ईरान से पारसी भी पहले गुजरात आए थे, वो भी मुंबई आना शुरू हुए। आसपास के मराठी भाषी इलाकों से भी लोग आए, कोंकणी तो वहां की भाषा थी ही। तो खैर फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं 1947 में, देश आजाद हुआ। उसके बाद यह हुआ कि अब देश के राज्य जो हैं उनको भाषा के आधार पर बांटा जाएगा। 1956 में
1956 में देश के राज्य नए सिरे से बनाए गए, अंग्रेजों के टाइम से अलग, अब भाषा के हिसाब से। बाकी राज्य तो भाषा के हिसाब से बंट गए, लेकिन अंग्रेजों के छोड़े हुए बॉम्बे राज्य का मसला फंस गया, क्योंकि यह मोटे तौर पर 2 भाषाओं का राज्य था, मराठी गुजराती, दोनों भाषा के लोग ज्यादा थे। मराठी भाषियों ने आंदोलन किया कि जहां मराठी बोलने वाले ज्यादा हैं वो महाराष्ट्र बना दो उस इलाके को, और राजधानी मुंबई होगी। गुजराती भाषियों का आंदोलन था कि जहां गुजराती बोलने वाले ज्यादा हैं वहां गुजरात बना दो और राजधानी मुंबई होगी। उनको भी चाहिए थी। उनका कहना था गुजरातियों का सारा उद्योग कारोबारी मुंबई में। एक अनुमान यह था कि लगभग 43% मुंबई के लोग मराठी भाषी थे, यानी उनका बहुमत नहीं था, आधे से कम थे, और गुजराती भाषी 20 से 25% थे, बाकी लोग अन्य भाषाएं बोलने वाले थे। तो एक तीसरे विकल्प की बात हुई, जिसके समर्थक बताते हैं कि पंडित नेहरू भी थे, कि न गुजरात में न महाराष्ट्र में, मुंबई बना दो एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। जैसे पंजाब और हरियाणा को जब बांटा, वो भी बटे थे, तो चंडीगढ़ को किसी को नहीं दिया और यूनियन टेरिटरी बना दिया। वही फॉर्मूला पहले मुंबई के लिए भी सुझाया गया था। उसमें तर्क यह था कि मराठी, गुजराती, कोंकणी और कच्छी यहां पर लोग बोलते हैं और पूरे देश की आर्थिक राजधानी है, पूरे देश की, और दिल्ली से कम अहमियत नहीं है इसकी। दिल्ली पॉलिटिकल राजधानी, वो आर्थिक राजधानी, इसको केंद्र सरकार के अंडर ही रहने दो। 1952 में चीफ मिनिस्टर ही राज्य के गुजराती बने थे, मोरारजी देसाई। तो 1956 में यह मसला हल नहीं हो पाया। बाकी राज्य तो बढ़ गए, ये बॉम्बे राज्य नहीं बटा, महाराष्ट्र और गुजरात नहीं बन पाए, और बॉम्बे राज्य बना रहा। लेकिन फिर बड़ा आंदोलन चला और 1960 में महाराष्ट्र बना और उसको राजधानी के रूप में मुंबई शहर दे दिया गया, और गुजरात को नई राजधानी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए उसके बदले में महाराष्ट्र के खजाने से, कि राजधानी इधर दे रहे हैं तो मुंबई इधर दे रहे हैं तो 25 करोड़ उधर दिए। पहले अहमदाबाद राजधानी थी, फिर गांधीनगर को नया शहर बनाया वहां पर गुजरात में। तो मुंबई तो महाराष्ट्र को दे दी, गुजरात को नहीं मिली। लेकिन यह बात थोड़ी हुई थी कि गुजराती वहां की भाषा ही नहीं है। हां, मराठी भाषी लोगों से कम थे गुजराती भाषी, मराठी भाषी गुजराती भाषी से ज्यादा थे। इस आधार पर महाराष्ट्र को गया शहर। लेकिन यह थोड़ी बात हुई थी कि गुजराती भाषियों को निकालकर गुजरात चले जाना था। देश का बंटवारा थोड़ी था ये कोई। 20-25% गुजराती थे ना वहां पे, और गुजराती भाषा भी वहां के इतिहास में रही थी ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी बन गया था कि तुम बाहर निकल जाओ यहां से, या तुम्हारी भाषा की कोई जगह नहीं है यहां पर। राज्य की भाषा मराठी हो गई, वो बात ठीक है, और आधिकारिक काम मराठी में होने लगा, वो भी समझ में आता है। लेकिन गुजराती को मुंबई में बाहर वालों की भाषा किस आधार पर बोल सकते हैं? वैसे तो देश की कोई भी भाषा देश के किसी भी हिस्से में बाहर की भाषा नहीं होती, नहीं हो सकती, लेकिन वो बहस अलग भी करके रख दो। अगर एक बार कोई ये मान भी लें कि हिंदी बोलने वालों का विरोध राज ठाकरे की पार्टी के लोग इस आधार पर कर रहे हैं कि वो लोग बाहर से आकर बसे हैं, तो गुजरातियों को ये थोड़ी बोल सकते हो कि वो बाहर से आकर बसे हैं। ऐसे गुजराती का विरोध फिर किस आधार पर कर रहे हो? मुंबई के इतने बड़े झंडा बरदार हैं आप, तो शहर का इतिहास तो जानते होंगे। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली में पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बिहार के सिवान से नकली नोटों की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने 4 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोटों के साथ 10 पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त करने का दावा किया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा।